तो पहले टी20 मुकाबले से हमें ये सीख मिली है कि भैया वेस्ट इंडीज टीम को भी आपको इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये गलती हम लोगों ने पहले मुकाबले में की, जहां पर हमने ज्यादा इंडिया के खिलाड़ियों को तवज्जो दी और भैया वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ही तो मुकाबला जीते हैं, तो उन्होंने ज्यादा डोमिनेट किया है। हालांकि दोस्तों मेरे थंबनेल पे और अगर आप मेरी वीडियो में भी सुने होंगे मुझे, तो मैंने क्लियरली बोला था कि वेस्ट इंडीज के कुछ प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और टी20 प्रारूप में आपको उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। लेकिन फिर भी ऑनेस्टली हमने किया था थोड़ा सा और उसका परिणाम मिला। हालांकि इस मुकाबले में उस सीख के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दूसरे टी20 इंटरनेशनल में पहली बात तो मुकाबला जीत कौन सकता है, कौन सी टीम डोमिनेट करेगी, क्या हमारी फैंटेसी टीम है, क्या मेरे टॉप पिक्स हैं, वेस्ट इंडीज के कौन कौन से खिलाड़ियों को आज के मुकाबले में आपकी टीम में जरूर होना चाहिए अगर आपको मुकाबला जीतना है, और क्या वेस्ट इंडीज के ही खिलाड़ी को कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं, यह भी आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग एनालिसिस और इन डेप्थ यहां पे एनालिसिस के साथ आपको टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम दी जाती है ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग के लिए, और वो सब मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा, क्योंकि फाइनल टीम टॉस के बाद यहीं पर मिलती है। अब जैसे पहले मुकाबले में पूरन मेरी बेस टीम में नहीं थे पर मेरी फाइनल टीम में थे, तो जिन लोगों ने फाइनल टीम नहीं देखी होगी उनका भैया तगड़ा घाटा हुआ होगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी रहती है। फाइनल टीम आप लोग मेरी टेलीग्राम चैनल पर जरूर देखा करें, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप यूट्यूब वीडियो तो देखिए देखिए, लेकिन टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना आप फैंटेसी क्रिकेट में अगर हैं तो आपके लिए जरूरी नहीं, कंपलसरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ऐसे में दोस्तों हम चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के बारे में। तो भैया हेड टू हेड में तो यहां पर जो है पिछला मुकाबला किसने जीता, वेस्ट इंडीज ने। तो अब 8 मुकाबले वो जीत चुके हैं, 17 अभी भी जीता है भारत ने। लेकिन अब बात करते हैं आज के मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों ट्रेडिशनली अगर यहां की आप पिच उठाकर देखेंगे तो यहां पे स्पिनर्स थोड़ा सा गेम में आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो पिच ऐसी है जो बल्लेबाज और गेंदबाजों के लिए इक्वल मानी जाती है, पर फिर भी यहां पर स्पिनर्स का दबदबा रहता है, ये मैं बहुत क्लियरली बोलूंगा। और तो और यहां पे बारिश के भी चांसेस है, बताया जा रहा है कि चांसेस है रेन इंटरप्शन के। तो भैया अगर बारिश भी थोड़ा सा खलल डालती है तो फिर वो भी देखना रहेगा कि आखिर बारिश की वजह से मैच कितना इफेक्ट होगा, और उस हिसाब से हमारी टीम में भी यहां पर बदलाव हो सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, उस चीज को ध्यान में रखें। लेकिन कुल मिलाकर पिच कैसी है, आप पिच पे देखिए थोड़े से रन बनते हैं पहली पारी में, लेकिन जैसे जैसे गेम्स आगे बढ़ता है यहां पर स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। यहां पर स्लो गेंदबाज जो वेरिएशंस लाते हैं, जैसे कि आपने वेस्ट इंडीज टीम में देखा था, जेसन होल्डर हो गए थे, रोमारियो शेफर्ड, ओबेड मैकॉय, ये लोग थोड़ा सा डोमिनेट कर जाते हैं। और उसके बाद हम बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, तो वेस्ट इंडीज टीम अब क्योंकि अब जीत के साथ आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अनचेंज्ड ही रहेंगे। बाकी एक बदलाव जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं वो है कि जॉनसन चार्ल्स की जगह रोस्टन चेस खेल सकते हैं, क्योंकि इस टीम के कप्तान पावेल साहब ने मैच के बाद बोला था कि हम एक एक्स्ट्रा स्पिनर मिस कर रहे थे, और अगर वो इस पिच पर को ध्यान में रख के एक एक्स्ट्रा स्पिनर लाना चाहते हैं तो यहां पर फिर भैया रोस्टन चेस साहब खेल सकते हैं। उसके अलावा तो कोई बदलाव होगा नहीं। और रही बात भारतीय टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, तो अब देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो लगता है कि यहां पे यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना चाहिए, शुभमन गिल या फिर ईशान, आप चाहे जिसकी जगह रखना चाहें, लेकिन उन्हें मौका मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम मुझे यह भी लगता है कि कुलदीप और चहल दोनों प्लेइंग 11 में नहीं होने चाहिए, लेकिन मुझे यह भी लग रहा है आगे जिस तरीके से यह टीम खिलाड़ियों को बैक करती है ये बैक कर भी सकते हैं। हालांकि यशस्वी जायसवाल अगर खेले तो वो मेरे लिए अच्छा एक कॉल रहेगी, लेकिन कुलचा मुझे लगता है एक बार फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं। और अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात होगी टॉपिक्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं युजवेंद्र चहल को लेकर। जी हां दोस्तों, आज के इस मुकाबले को लेकर ये मेरी टॉप पिक है, उसका कारण बहुत साफ है। पिछले मुकाबले में इन्होंने देखा कि आपने कि 2 विकेट इन्होंने चटकाई, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आज के पिच पे स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, स्पेशली अगर भारतीय टीम दूसरी पारी में गेंदबाजी करने जाते हैं तो मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल बहुत ही क्रूशियल गेंदबाज होंगे और ये इस मुकाबले में डोमिनेट कर सकते हैं। याद रहे आपको कि पिछले मुकाबले में जब हम टेलीग्राम पर फाइनल टीम दे रहे थे, हमने यही चीज बोली थी कि या तो कुलदीप को मैं वाइस कप्तान बनाना चाहता हूं या तो चहल को, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं। वहां पर मैं कुलदीप के साथ गया, लेकिन अगर मैं चहल के साथ गया होता तो हमारे पॉइंट्स डायरेक्टली डबल होते, और इसीलिए ये छोटी छोटी कॉल्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको समझ में आया होगा कि गेम हमने बिल्कुल सही तरीके से रीड किया था, हमें पता था कि स्पिनर कोई डोमिनेट करेगा, और आज के भी मुकाबले में ये होने वाला है। युजवेंद्र चहल पर आपको कहीं ना कहीं कड़ी निगाह रखनी है, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है। और उसके बाद दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन, और निकोलस पूरन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है आज के मुकाबले के लिए। सबसे पहली बात यह है कि इनकी हाल फिलहाल की फॉर्म लाजवाब है, दूसरी बात यह है कि इनको भारत के खिलाफ खेलना पसंद भी है, और तीसरी बात यह है इन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा किया है, और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पिच पर इनका बोलबाला रहा है। जी हां दोस्तों, अगर आप निकोलस पूरन को उठाकर देखेंगे ना इस वेन्यू पर, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए तो थोड़े से इनकंसिस्टेंट रहे हैं, पर अगर ये चेस करने जाते हैं, दूसरी बैटिंग करते हैं, तो 54, 54, 62, 74, 15 and 1 सिर्फ 2 ऐसी पारी रही हैं जो यहां पे आपको 50 से कम की नजर आ रही है। नहीं तो जब इन्होंने
बल्लेबाजी की है, इन्होंने अर्धशतक जड़ा है, स्पेशली चेस करते हुए इस वेन्यू पर। तो पहली पारी में भी बड़ा पारी खेल सकते हैं, लेकिन दूसरे में चांसेस सबसे ज्यादा है। इसलिए अगर आज वेस्ट इंडीज चेस करने जाती है तो निकोलस पूरन मेरी टीम के कप्तान या वाइस कप्तान जरूर रहेंगे, और ग्रैंड लीग में तो 100% रहेंगे। ये बात आप मेरी अभी से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। और ऐसे में निकोलस पूरन को आप स्मॉल लीग में भी आज कप्तान वाइस कप्तान ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि सारे आंकड़े उनके पक्ष में ही है। और तीसरी टॉपिक की जब मैं बात करता हूं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट मेरे जहन में आता है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल की। याद है आप लोगों को शुभमन गिल को लेकर जब पिछले मैच की हम लोगों ने वीडियो की थी, मैंने क्लियरली बोला था कि भैया ये एक ऐसा बंदा है जो फर्स्ट इनिंग में तो बहुत अच्छी पारी खेलता है, बट व्हेन इट कम्स टू सेकंड इनिंग्स इनकी पारियां बहुत खराब रही हैं। और ये जानते हुए भी सेकंड इनिंग में ये बल्लेबाजी कर रहे थे पहले मैच में, और मैंने इन्हें कप्तान बनाया। दैट वाज द ब्लंडरस डिसीजन जो मैंने लिया था। मेरे पास आंकड़े थे, मैंने आपको बताए भी थे, लेकिन फिर भी मैंने गिल साहब पर ट्रस्ट किया और उसका जो परिणाम है वो मैंने भुगता है। और इसीलिए आई विल टेल यू वेरी क्लियरली, अगर आज भी आपको शुभमन गिल चेस करते नजर आते हैं, यानी कि भारत चेस करता है, मैं इनको कप्तान वाइस कप्तान नहीं बनाऊंगा। दिस इज प्रीटी क्लियर। भले ही आज अर्धशतक मार दें, पर मेरे आंकड़े इस चीज की गवाही मुझे नहीं देते हैं। इसीलिए दोस्तों बहुत ही क्लियरली है कि शुभमन गिल अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो ये आपकी टीम में जरूर रहेंगे, कप्तान वाइस कप्तान बनेंगे। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करें तो टीम में जरूर रखना, कप्तान वाइस कप्तान मत बनाना, बहुत ही क्लियरली बता दे रहा हूं। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेरी टॉपिक है सूर्य कुमार यादव। सूर्य दादा कमाल 6। अब देखिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनको सबसे ज्यादा रन बनाने की आदत है टी20 में। अगर आप स्क्वाड में पूरे देखेंगे, इन्होंने ही सबसे ज्यादा रन बनाया है। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करना पसंद है, बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। पूरी उम्मीद है कि आज के मुकाबले में आपको वो रिस्पॉन्सिबल इनिंग, वो बड़ी इनिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो सूर्य कुमार यादव को मैं निश्चित तौर पर बैक करूंगा। और वंस अगेन ऐसे प्लेयर है जिनको चाहे पहली पारी चाहे दूसरी पारी मिले, ये दोनों पारियों में रन लगातार बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात हो जेसन होल्डर को लेकर, तो होल्डर साहब ने ना वेस्ट इंडीज टीम को होल्ड करके रखा। पिछले मुकाबले में इनकी स्लोअर डिलीवरीज, इनकी कटर्स ने बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवनेस डाली और कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों को बैकफुट पे ढकेला। वही सेम काम आज की भी पिच को ध्यान में रख के ये कर सकते हैं, और इसीलिए ये बन जाते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर। और सबसे बड़ी फन फैक्ट की बात ही दोस्तों यही है कि जेसन होल्डर को अगर आप इस वेन्यू पर उठाकर देखेंगे, ये बंदा कभी विकेटलेस रहा ही नहीं है। हर बार कम से कम एक विकेट ये तो इन्होंने चटकाई है, 2 भी चटका लेते हैं। और इसीलिए इस वेन्यू पर भैया आपके वो 30-40 पॉइंट 25 पॉइंट तो कहीं ना कहीं गए ही नहीं है अगर आप जेसन होल्डर को अपनी टीम में रखते हैं। इसीलिए आपकी टीम में इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे इनको देख लीजिए, इस वेन्यू पर हर बार बंदे ने 1 विकेट तो चटकाई है, कम से कम 1 नहीं तो आपको 2 या 3 विकेट भी चटकाते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेरे टॉप प्रायोरिटी है कुलदीप यादव। वंस अगेन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है स्पिनर्स की कंडीशन, आपको पता है कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं। इनफैक्ट मेरी तो प्रेडिक्शन है कि इस मैच में ये कुलचा का कुलदीप ना, ये कुल का दीपक बन सकता है। ये आपको 2-3 विकेटें भी चटकाते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी को मैं पूरी तरीके से इस मुकाबले में बैक करूंगा। और उसके बाद मैं बैक करूंगा हमारे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को। इस लेफ्ट आर्म पेसर ने ना जब भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है उनको तंग किया है। 6 पारियों में 9 विकेट चटकाई हैं, 14 के स्ट्राइक रेट से। हाल फिलहाल की फॉर्म भी लाजवाब है, पिछले मैच में भी 2 विकेट चटकाई। ये बंदा हमेशा विकेट चटकाता है इस टीम के अगेंस्ट। 1 से 2 विकेट इनके खाते में देखने को मिल सकती है आपको आज भी, इसीलिए आपकी टीम में जरूर होने चाहिए इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर। और उसके बाद दोस्तों एक है आज के मुकाबले की मेरी डिफरेंशियल पिक। अगर मुझे जगह मिली तो मैं इस खिलाड़ी को अपनी टीम में डालूंगा और ये मेरे लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं ओबेड मैकॉय की। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था ओबेड मैकॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्टन चेस के बारे में फिर से कह रहा हूं, अगर आज रोस्टन चेस खेलेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। लेकिन ओबेड मैकॉय पिछले मुकाबले में भी 2 विकेट चटकाए हैं, और मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है भैया। 6 पारियों में 11 विकेट है इनके भारत के खिलाफ, तो लगभग हर मैच में 2 विकेट चटकाते हैं। उसका एक एग्जांपल पिछले मैच में देखने को मिला था। इसीलिए अगर वैसी ही सरफेस रही, ओबेड मैकॉय को भी मैं टीम में रखूंगा, चाहे फिर मुझे कोई बड़ा प्लेयर ही क्यों ना ड्राफ्ट जो है निकालना पड़े, क्योंकि मुझे यहां पर स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे यहां पर क्लीन स्विप करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। डिफरेंशियल पिक है, जरूर ध्यान में रखिए। बात कर लेते हैं दोस्तों प्रेडिक्शंस की। मेरी पहली प्रेडिक्शन ये है कि अर्शदीप और होल्डर ना 3 और 3 से अधिक विकेट चटका सकते हैं। 3 तो कम से कम दोनों गेंदबाज मिलकर चटकाएंगे। उसके बाद दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि स्पिनर्स इस मैच को डोमिनेट करेंगे, जो पिछले मैच में भी थी और सही भी साबित हुई थी। और उसके बाद तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि इस मैच में भारतीय टीम डोमिनेट करेगी और वापसी भी करेगी। हालांकि पिछले मैच की हमारी विन प्रेडिक्शन गलत गई थी, क्योंकि किसने ही उम्मीद की थी कि भारत 150 नहीं बना पाएगा, पर आज हम उम्मीद करते हैं कि भारत वापसी करेगा और मुकाबला जीतेगा। और ऐसे में चलिए बात कर लेते हैं हमारी यहां पर टीम के बारे में, यानी कि हमारी बेस टीम किस तरीके से तैयार है। तो दोस्तों सबसे पहले विकेट कीपिंग कॉलम में सिर्फ एक नाम आपको अभी नजर आ रहा है, वो है निकोलस पूरन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद बल्लेबाजी में 4 नाम नजर आएंगे, सूर्य कुमार यादव, रोमन पावेल, शुभमन गिल एंड तिलक वर्मा। रोमन पावेल इसलिए है क्योंकि रोमन पावेल ने
पहली बात तो जब से लीडरशिप ली है बहुत ज्यादा अच्छे से अपने आप को बल्लेबाजी के लिए मौका दे रहे हैं और बल्लेबाजी कर भी रहे हैं। इंडिया के खिलाफ रन बनाना पसंद है, इस वेन्यू पर भी इनके ठीक ठाक रन है, इसीलिए कहीं ना कहीं रोमन पावेल को जरूर प्रायोरिटी में रख रहा हूं, क्योंकि इंडिया के खिलाफ खास तौर पे वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर हैं जो भारत के खिलाफ काफी अच्छे से और कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं। इसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करूं तो जेसन होल्डर, हार्दिक पांड्या मेरी टीम में है। अब यहां पर कुछ बदलाव हो सकते हैं, मैं पहले अभी थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, कुछ कंफर्म नहीं है, फाइनल टीम में देखेंगे। और रही बात यहां पर गेंदबाजी की तो युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, रोमारियो सेफर्ड है। ध्यान दीजिए यहां पे ओबेड मैकॉय नहीं है, रोस्टन चेस को भी मैंने टीम में नहीं रखा है, ये दोनों टीम में आ सकते हैं अगर खेलते हैं। और ओबेड मैकॉय तो वैसे भी मेरी ट्रम्प पिक है। अब कैसे मैं उनको टीम में लेकर आऊंगा, आपको पता है एक्स फैक्टर प्लेयर्स को लाने के लिए आपको कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप करना पड़ता है। अगर शुभमन गिल यहां पर चेस करने जाते हैं, अब उनके आंकड़े हमने चेस के टाइम पे देखे हैं, तो यहां पर मैं ये रिस्क ले सकता हूं। अगर मैं दो टीम बना रहा हूं, एक टीम में हो सकता है आप उनको रखिए, पर दूसरी टीम में या फिर ग्रैंड लीग में तो 100% मैं ये रिस्क लूंगा कि मैं शुभमन गिल को ड्रॉप कर दूंगा और मैं उनकी जगह ओबेड मैकॉय को ला दूंगा, रोस्टन चेस को ला दूंगा, जो खेलते रहेंगे उस हिसाब से यहां पर मैं लाऊंगा। ईशान किशन को भी मैं ड्राफ्टिंग करने का प्रयास कर सकता हूं। तो ये रहेगा डिफरेंस मेरी स्मॉल लीग की टीम में, ग्रैंड लीग की टीम में, क्योंकि थोड़े यहां पर बेसिक डिफरेंस और थोड़ी बोल्ड कॉल्स आपको लेनी पड़ती हैं, तभी आप बड़े बड़े प्राइजेस यहां पर ग्रैंड लीग में जीतते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं कैलकुलेटिव रिस्क के साथ, और ये मैंने आपको समझा दिया है। बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा, फटाफट से जाइए भैया, टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।